क्वेश्चन नंबर 19, क्या रिक्वायरमेंट है? कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना है हमने। जल्दी से देखते हैं क्या गिवन है। नेट प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। तो उन्होंने डिफरेंस करके दे रखा है। कभी आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हो तो आप खुद निकाल दो डिफरेंस क्या है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर। तो डिविडेंड पेड इन द ईयर, पेड इन द ईयर, ठीक है। इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे सर? क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, यहाँ रिवर्स हो जाएगा। कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन है ये, तो ऊपर माइनस होगा, फिर लास्ट में जाके प्लस होगा। डेप्रिसिएशन एड बैक कर दो, लॉस ऑन सेल एड बैक कर दो, गेन ऑन सेल माइनस कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अलग दे रखा है, इनकम टैक्स पेड अलग से दे रखा है। तो फिर कोई अजम्पशन की जरूरत है क्या मुझे? नहीं। अजम्पशन सुनने पे ध्यान देंगे। अजम्पशन तो तब होती है जब प्रोविजन फॉर टैक्स के दो बैलेंसेस दे रखे हो, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो हम अज्यूम करते हैं कि करंट ईयर का एड बैक करो, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड माना जाएगा उसको। मैंने जब वो खुद ही दो अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मुझे किसी अजम्पशन की जरूरत नहीं है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा, इनकम टैक्स पेड माइनस हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या थे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या ऐड होता था और क्या लेस होता था? एसेट साइड से जाओ। हाँ हाँ, ऐड क्या होता था, माइनस क्या होता था? क्या है ये? व्हाई आर यू रिएक्टिंग? आंसर तो देने दो। आप बोलो प्रदेश। आप बोलो। ऐड होते थे डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। माइनस होते थे इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन एसेट्स ऐड कर दो, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड कर दो, डिक्रीज, मतलब इतना सिंपल होगा। और ऑपोजिट जीरो होगा, मतलब प्लस का माइनस कर दिया तो खत्म ना, खत्म। इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस कर दो, इनकम टैक्स रिफंड ऊपर माइनस हो जाएगा। और लास्ट में टेक्निकली वो ऐड हो रहा होता है बट हमें नेट करके दिखाना होगा, वो भी देख लेंगे। क्या कोई भी आइटम मुश्किल था? सारे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे अगर फॉर्मेट छपा हुआ है दिमाग में तो। मैं बता रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत स्कोरिंग है उनके लिए जो साथ साथ याद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं समझ के। और जो नहीं कर रहे उनके लिए इम्पॉसिबल है। मुश्किल आसान का तो कोई बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना पाओगे। क्योंकि फॉर्मेट दिमाग में छपा होना एक रिक्वायरमेंट है। कैश, हर एक चैप्टर के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो कैश फ्लो की बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि भैया फॉर्मेट आपको पूरा छपा होना चाहिए। तो मैं जिस स्पीड पे करा रहा हूँ ना, इससे धीरे कराना इम्पॉसिबल है, इससे डिटेल में कराना इम्पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और एकदम से होगा कि खत्म। हाँ बेटा खत्म एकदम से नहीं हुआ था वो खत्म, वो बहुत ही आराम आराम से हुआ था। कैश फ्लो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आज खत्म। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यू विल रियलाइज इट सून। चलो ध्यान से, और ये भी आपके सामने दिखेगा कि इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? नेट स्टार्टिंग पॉइंट 8 लाख। अब इतने सारे आइटम्स हैं कि नहीं है? इतने सारे आइटम्स तो आपका फॉर्मेट ही तो बचाएगा आपको। ऐड करो। अब आप इसको वर्किंग नोट में भी बना सकते हो। बेटर प्रेजेंटेशन क्या होगी कि मैं इसको वर्किंग नोट में बनाऊं। यहाँ पे क्या दिखाऊं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और यहाँ पे लिख देंगे हम रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। तो आ जाएगा यहाँ पे वर्किंग नोट्स।
नंबर 1 net profit before tax and extraordinary items। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 8 लाख। अब फॉर्मेट वाइज चलेंगे, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, $1,10,000। जब इतनी दूर दूर हो ना तो बीच में आप स्केल से एक दो लाइन खींच देना, क्योंकि क्या होगा कि जल्दबाजी में अमाउंट ही हो सकता है गलत कॉपी हो जाए। तो बचना कैसे है, स्केल से लाइन खींच के बीच में कुछ लाइंस खींच दो, पूरा पूरा नहीं है, मतलब कि फायरिंग चल रही है वहां से लेके यहाँ तक, इतना टाइम वेस्ट मत करना बीच बीच में। 1,10,000 प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो गया। फिर ऐड होता है डिविडेंड पेड। कितना है डिविडेंड पेड, 1,10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स डन, इंटरिम डिविडेंड है नहीं, डिविडेंड पेड डन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है नहीं, माइनस हो जाएगा क्या, रिफंड ऑफ टैक्स। एड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस कोई है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है, सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है, तो एक क्या माइनस हो जाएगा, लेस रिफंड ऑफ टैक्स, लेस जो उन्होंने बोला है वही कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर। रिफंड कितना आया था 10,000 और क्लेम कितना है 75,000। बी केयरफुल, आएगा भी, शांति। और क्या है, कितना है वो 75,000, इसीलिए तो फॉर्मेट छपा होना जरूरी है। तो आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कितना आया 9,35,000 इनर क्वार्टर। बाहर फाइनल फिगर दिखाएंगे हम सीधा 9,35,000। अब इसमें स्टेप 1 डन, स्टेप 2 ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे कि पहला आ जाएगा डेप्रिसिएशन, कितना 150 डेप्रिसिएशन 150। फिर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना है 30,000। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन आ गया, लॉस ऑन सेल आ गया, गेन ऑन सेल माइनस होना है। पहले देखना है और कोई लॉस है, वो माइनस होगा ना, ऐड बैक करने वाला आइटम कोई। तो ऐसे दिमाग में सोचो जल्दी, कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो तो नहीं, कोई अपना लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, ऐसा राइट ऑफ कुछ नहीं हो रहा। चलो फिर इसको क्लोज कर सकते हैं हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, जैसे कि एक तो डिविडेंड रिसीट और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और डिविडेंड रिसीट। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है 90,000 और डिविडेंड रिसीट कितना है 20,000। ध्यान रखना 935 में पहले वो दोनों चीजें ऐड हुई और उसमें से वो माइनस हो गई। अब क्या निकला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, ये हेड होगा। फिर इसमें एक एक करके आइटम्स आते हैं, इसमें तो आपको डायरेक्ट दे रखा है, मैं कह रहा हूँ नॉर्मली आइटम्स गिवन होंगे, तो इसमें अलग से दे रखा है आपको, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज,
और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 70,000, डिक्रीज इन करंट एसेट्स 40,000। लेस increase in current assets and decrease in current liabilities. Increase in current assets, decrease in current liabilities. Increase in current assets 60 and 10. So minus 60 minus 10. तो अब क्या आया आपका? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब टैक्स एडजस्टमेंट लेस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। तो टैक्स पेड कितना है? 120, रिफंड कितना है? 10। यहाँ पे भी क्या आ गया? 110। कोई डाउट? अब ये क्या आया? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स ऊपर माइनस हुए थे, यहाँ पे एड बैक हो जाएंगे। कॉम्पनसेशन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर कितना था? 75 था। कितना था? 75 था। क्या आ गया ये? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 10 लाख 10। अपने आप से ही पूछ लो कि क्या ये मुश्किल था? बट इम्पॉसिबल है अगर फॉर्मेट 100% याद ना हो। और अगर फॉर्मेट याद हो तो ये फ्री के मार्क्स है। मतलब ये तो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट हुआ है, ऐसा नो कि आपको बस सीक्वेंसिंग में चलना है, लेकिन बहुत सारी चीजों का ध्यान देना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकलेगा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आएगा उससे पहले, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आएगा। तो देयर वाज अ रीजन कि मैं तोड़ तोड़ के करा रहा था। हो गया खत्म। This is cash from operating activities. It is not difficult. It becomes difficult if you try to do it in one go. That is the reason I tried to break it. तो जिन्होंने ब्रेक करके करा उनके लिए बहुत इजी है। मतलब दिमाग लगा क्या ज्यादा? इसमें दिमाग नहीं लग रहा, एनालिटिकल स्किल्स नहीं लग रहे इसमें। इसमें आपके मेमोरी स्किल्स ज्यादा लग रहे हैं कि आपको सीक्वेंसिंग का ध्यान होना चाहिए। अभी कोई इन्वेस्टिंग में थोड़े लगेंगे एनालिटिकल स्किल्स, माइनर। यहाँ पे कोई एनालिटिकल स्किल्स नहीं है ज्यादा। यस और नो? ये तो आपको फॉर्मेट आता है तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद भी इंफॉर्मेशन डिराइव करने आनी चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं कि अगर आप सोचोगे आप सामने फॉर्मूला फॉर्मेट रख लो, उससे बड़ी गलती नहीं करोगे आप। क्योंकि फिर क्या होगा कि आप अच्छा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, आपका जो तरीका था कि फॉर्मेट याद कैसे होगा, सुन सुन के लिख लिख के एक लिमिट तक याद हो सकता है। फिर जब आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे बिना देखे तो कहीं तक याद आएगा, फिर आएगा कि भूल गया। फिर जब दिमाग पे बार बार अरे 20 क्वेश्चन कर लिया ऑपरेटिंग के, अगर उसमें से 5 तो आपने अगर ऑनेस्टली करे होंगे ना, तो फॉर्मेट छप जाता है दिमाग में।
नहीं करे तो 5 और ऑनेस्टली कर लो, तो फॉर्मेट छप जाएगा दिमाग में, क्योंकि फॉर्मेट छपना एक इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हो कि एक एक स्टेप पे अलग अलग टर्म है और ऑर्डर का रोल है। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर अगर मैंने लॉस ऑन सेल अगर मैंने ऊपर भी ऐड कर दिया तो आंसर तो सेम ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो सेम ही आएगा, नेट रिजल्ट सेम आएगा। इंटरनली हिल गया ना, मार्क्स कटते हैं उस चीज के। ऐड ही करना था कि अगर मैं लॉस ऑन सेल यहाँ ऐड कर दूं तो इंटरनली ये चीज चेंज हो जाएगी, लेकिन नेट ये जो कैश फ्लो तो सेम ही रहेगा। बट वो गलत है ना, वही तो ध्यान, फॉर्मेट ही तो फिर फॉर्मेट ही चेंज कर दिया आपने, क्योंकि उनको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना कमाया। दैट इज एनालिसिस। आप एनालिसिस तो कर ही नहीं रहे, आप तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे रहे हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इन इटसेल्फ अ टूल फॉर एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने के बाद एनालिसिस होता है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना था, ऑपरेशन से इतना आया, वो होगा ना एनालिसिस। तो कहने को हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। एनालाइज करने तक तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं जाएगा। एनालिसिस क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपके सामने रख दी जाए बना के, तो आप एनालाइज करके बताओ कि कैसा रहा फ्लोज, बिजनेस से ज्यादा आया या इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से ही ज्यादा आया। पर्पस तो वो होगा ना इवेंचुअली। बट वो तब कर पाएंगे हम जब हमें इन एंड आउट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आती हो। तो सीनियर लेवल पे हम सिर्फ बनी बनाई चीज देखेंगे तो उसको एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि कौन सी चीज कहाँ पे ढूंढनी है, कहाँ हो सकती है। तो हमारी रिक्वायरमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ना कि उसको एनालाइज करना। तो दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग। बट मैं कह रहा हूँ आपके स्कोप के बाहर है, वो आपके स्कोप के बाहर है। वो आप आगे लाइफ में तभी कर पाएंगे जब आपको बनानी आती होगी। तब जाके ऐसा होगा कि कोई जूनियर आपकी बनी बनाई ला रहा है तो आप उसकी गलती पकड़ सकते हो और एक्चुअल एनालिसिस कर सकते हो। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क होता है ना।